हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशरी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है ताकि आप सभी ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम में एक बेहतर ग्रेड हासिल कर पाएं। और इसी के साथ साथ आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है। अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। 2400 प्लस एमसीक्यूज आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप 99 रुपीज में ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है, वोटिंग के दौरान बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? वोटिंग के दौरान बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? तो राइट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में आप सभी को। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। वोटिंग के दौरान बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो आपका आंसर होगा पोस्ट, POST। और अधिकांश आपके एग्जाम में पोस्ट का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सभी को लिख लेना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? एप्पल ऑफिस, वर्ड स्टार, एप्पल राइटर या आई वर्क? इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखना है, आई वर्क। ठीक है, आई वर्क एप्पल कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है। अगर बात करते हैं वर्ड स्टार की, तो वर्ड स्टार भी आपका एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ऐसे ही एप्पल का जो राइटर है, एप्पल राइटर जिसे आप बोल सकते हैं, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। आई वर्क क्या है? तो आई वर्क एप्पल कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण, पहला वर्जन, फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था? 2000, 2004, 2010 या 2011 में? तो लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? 2011 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2011 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट शैली नहीं है? मींस कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, आपको ये बताना है। बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट या रेगुलर? इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट शैली आपका नहीं है, ये आपको बताना है। फॉन्ट शैली में कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट नहीं आता है। फॉन्ट शैली की बात करते हैं या फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं तो आपका बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, रेगुलर आता है, बट सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट शैली में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉन्ट शैली या फॉन्ट स्टाइल का मतलब जो हमने लिखा है उसकी राइटिंग आप चेंज कर देते हैं, यानी कि आप फॉन्ट फेस बदल सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आप उसमें कलर लगा सकते हैं, आप उसको इटैलिक बना सकते हैं। ये सब फॉन्ट शैली या फॉन्ट स्टाइल में आते हैं, बट सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट इसमें शामिल नहीं है। आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? कौन सा फॉन्ट नेम होता है डिफॉल्ट आपके राइटर प्रोग्राम में? जब आप राइटर में वर्क करते हैं तो डिफॉल्ट वहां पर कौन सा फॉन्ट आपको देखने को मिलता है? बताइएगा, कौन सा फॉन्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिव sans serif होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिव sans serif, सभी को याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में नई स्टाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अगर आप एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करना पड़ेगा।
शिफ्ट F11 इसका शॉर्टकट की होता है, सभी को ध्यान रखना है। और लिब्रे ऑफिस राइटर की सभी शॉर्टकट की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको हमारा CCC वाईफाई स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसके बाद आपको जाना है स्टडी मटेरियल में। एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की सभी शॉर्टकट की आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी ये सभी शॉर्टकट की आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, बुलेट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। तो बुलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, शिफ्ट के साथ में F12 आपको प्रेस करना होता है। शिफ्ट F12 से आप बुलेट लगा सकते हैं और बुलेट को हटा भी सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। तो अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल D का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछें एमएस वर्ड की बताओ तो एमएस वर्ड में क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और फिर आपको D प्रेस करना होगा, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और D होता है एमएस वर्ड में और कंट्रोल D होता है लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेनू होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेनू आपको बताने हैं। लिब्रे ऑफिस में कितने होते हैं ये आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ मेनू आपके लिब्रे ऑफिस में कितने होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C11 होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपके जो मेनू होते हैं वो 11 होते हैं। फाइल मेनू होता है, एडिट मेनू होता है, व्यू होता है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प। तो टोटल आपके 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, मींस आप कमेंट किस शॉर्टकट की से इंसर्ट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल अल्ट और सी होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल अल्ट और सी। अब आपसे अगर सवाल करते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कमेंट किस मेनू में जाकर के डाल सकते हैं, तो आंसर होगा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में जाकर के आप कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं या कंट्रोल अल्ट और सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुट नोट एवं एंड नोट पाया जाता है, किस मेनू के अंदर फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन आपको मिलता है, फॉर्मेट, स्टाइल्स, फॉर्म या इंसर्ट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में आपको फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है, इंसर्ट मेनू। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। आप किस शॉर्टकट की से रूलर को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, शिफ्ट आर या अल्ट के साथ में आर। तो अगर आपको रूलर को हाइड करना है कंट्रोल शिफ्ट आर का इस्तेमाल करेंगे और अनहाइड करना है मींस उसको शो करना है तो शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर आपको प्रेस करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट रूलर आपको कितने दिखाई देंगे, एक दिखाई देता है या दो दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे सर वाई डिफॉल्ट एक रूलर आपको दिखाई देगा, बाकी आप चाहें तो फिर दूसरा रूलर भी ऑन कर सकते हैं या शो करा सकते हैं। यानी कि आप लिब्रे ऑफिस में जब आते हैं तो डिफॉल्ट रूप से केवल आपको एक ही रूलर दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, किस शॉर्टकट की से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ में आप क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, यानी कि क्लोज ब्रैकेट वाला जो की होता है आपके कीबोर्ड में, इसको आपको दबाना है तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। और अगर आपको फॉन्ट साइज कम करना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट वाला की आपको प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ में आपको क्लोज ब्रैकेट वाला की प्रेस करना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन आपको बतानी है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन। तो क्या होगा, .odp होगा या odt होगा या ott होगा या इसमें से या फिर doc होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की गई है और बात करते हैं टेम्पलेट के एक्सटेंशन की, तो हो जाएगा .ott आपको ध्यान रखना है। राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है,
यानी कि राइटर में आप इमेज पर हाइपरलिंक को नहीं इंसर्ट करा सकते हैं, हाइपरलिंक को आप नहीं डाल सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइटर में इमेज पर हाइपरलिंक डाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर डाल सकते हैं, इसलिए क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है, ये है फॉल्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिब्रोऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? लिब्रोऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, अधिकतम जूम कितना किया जा सकता है लिब्रोऑफिस राइटर में? तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600% कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? 600% कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मिनिमम जूम की, तो राइटर में आप मिनिमम कर सकते हैं 20%, 20% मिनिमम कर सकते हैं। कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है? क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब करिएगा। कौन सा विकल्प या कौन सा कमांड दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर, एक विशेष स्थान पर ले जाने में आपको सक्षम बनाता है? ऑप्शन देखिएगा, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, आउटलाइंस। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो आप बोलेंगे सर बुकमार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी बुकमार्क। आप बुकमार्क कर देते हैं तो वहां पर आप डॉक्यूमेंट में वापस से जा सकते हैं, यानी कि एक विशिष्ट स्थान पर आपको ले जाने का काम कौन करता है? ले जाने में सक्षम कौन बनाता है? बुकमार्क बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एमएस वर्ड में आपने कोई कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कुछ आपने लिख रखा है और वहां पर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पता लगा कि तीसरे या चौथे पेज पर आप पहुंच गए हैं और वहां पर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपने जहां पर जिस लाइन पर पढ़ना बंद किया और अब आप अपना कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम बाद में इसको दोबारा से पढ़ेंगे, तो आप उस लाइन को, उस जगह को, उस सेंटेंस को बुकमार्क कर सकते हैं। उसको बुकमार्क कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो बुकमार्क से आप उसी स्थान पर, उसी विशिष्ट लोकेशन पर जा सकते हैं, उसी आप सेंटेंस, उसी टेक्स्ट पर जा सकते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम आपको कौन बनाता है? बुकमार्क बनाता है। आप बुकमार्क कर सकते हैं तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, आपको टाइम नहीं लगेगा और सीधे आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने पढ़ना बंद किया था। ठीक है, आगे आपको बताना है निम्नलिखित में किसका चयन करने के लिए 3 बार F8 कुंजी दबाते हैं। मीन्स निम्न में किसका चयन या किसको सेलेक्ट करने के लिए आपको 3 बार F8 की प्रेस करना पड़ता है। F8 की आप 3 बार दबाते हैं तो किसका चयन होता है? एक शब्द का चयन होता है, एक वाक्य का चयन होता है, एक पैरा का चयन होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? F8 की अगर आप 3 बार दबाते हैं तो एक सेंटेंस, एक वाक्य का चयन होता है, एक पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा। विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है, आपने देखा होगा। तो सर्च बार में आप क्या सर्च कर सकते हैं? यहाँ लिखा है सर्च बार में, सर्च बार का उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए आप कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर कुछ ब्राउज करना चाहते हैं तो भी उस सर्च बार से सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, 21 में आपको बताना है IMAP का पोर्ट नंबर कितना होता है? IMAP का पोर्ट नंबर आपको बताना है। IMAP एक प्रोटोकॉल है जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMAP का पोर्ट नंबर आपको बताना होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? 21 का। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, पोर्ट नंबर कितना होता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा 143। IMAP की बात करते हैं, इसका पोर्ट नंबर 143 होता है। बट अगर IMAP सिक्योर है, सिक्योर अगर होगा तो फिर इसका पोर्ट नंबर 993 होगा। लिख लेना, IMAP केवल आपसे पूछें और ऑप्शन में 143 दिया है तो आपको इसको करेक्ट करना है। बट अगर कभी आपसे पूछें कि IMAP सिक्योर या SSL द्वारा सिक्योर है तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा 993 पोर्ट नंबर फिर हो जाएगा। विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है? विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को आप कहां पर टाइप करते हैं? किसी ब्राउजर में जब आप जाते हैं और मान लिया किसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है तो उसका एड्रेस आप कहां पर टाइप करेंगे, कहां पर आप लिखेंगे? स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, एक्सप्लोरर में, या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपको एड्रेस बार में लिखना होता है, उसका एड्रेस बार में टाइप करते हैं। आप थोड़ा ध्यान देना है, जैसे मान लिया आपने मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर रखा है या फिर आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, तो मान लेते हैं कि आपने गूगल क्रोम अपने कंप्यूटर में ब्राउजर का इस्तेमाल किया है, उसको ओपन किया है और आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। तो अगर आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा बीच में एक सर्च बार भी आ जाता है, यहाँ पर लिखा होता है google.com, ऐसे लिखा होता है। मतलब यहाँ से आप गूगल से सर्च कर सकते हैं जो भी सर्च करना चाहते हैं। इसके टॉप पर आपने देखा होगा यहाँ पर होता है आपका एड्रेस बार। अब यहाँ पर आप जो एड्रेस भरते हैं इसे कहते हैं एड्रेस बार। यहाँ पर जो वेबसाइट का पता आप टाइप करते हैं उस वेबसाइट पर सीधे ही आप पहुंच जाते हैं। आपने एड्रेस को टाइप किया, आपको सबसे पहले लगाना है www.ccwifi.com, एंटर प्रेस करना है, सीधे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर किसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है तो उसका एड्रेस, उसका पता हमें कहाँ भरना पड़ेगा, एड्रेस बार में भरना पड़ेगा। बट अगर हमें कोई वेबसाइट सर्च करनी है, जैसे हमें वेबसाइट का सही एड्रेस पता नहीं है, केवल हमें CCC वाईफाई ही पता है, अब आगे कॉम है या और क्या है ये कुछ पता नहीं, मीन्स किसी वेबसाइट का आपको एड्रेस नहीं पता है। मान लिया आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उस यूनिवर्सिटी का आपको पूरा वेबसाइट का पता नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गूगल का जो यहाँ पर आप देख रहे हो सर्च बार जो देख रहे हैं, इसमें आपको टाइप कर देना होगा अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। अब जैसे ही वो नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो क्या होगा, गूगल फिर आपको सर्च करके देगा, यानी कि गूगल आपको एक सर्च रिजल्ट दिखाएगा और वो रिजल्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड पर ही आपकी वेबसाइट मिल जाती है, जहाँ पर क्लिक करके फिर आप उस वेबसाइट जा सकते हैं। मीन्स उस वेबसाइट पर जाने के लिए या तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप सीधे विजिट करना चाहते हैं तो फिर एड्रेस बार में ही उसका कंप्लीट पता आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी करेक्ट। आगे आपको बताना है रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को कहा जाता है। रोम में उपस्थित जो स्थायी प्रोग्राम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ईपी रोम बोला जाता है, पी रोम बोला जाता है, रैम बोला जाता है या बायोस बोला जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो रोम के अंदर एक स्थायी प्रोग्राम होता है, एक परमानेंट प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बायोस होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो बायोस आपके रोम के अंदर होता है। और इस बायोस को और किस नाम से जाना जाता है या क्या बोलते हैं इसको, तो इसको फर्मवेयर भी बोला जाता है, फर्मवेयर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही डैश होते हैं। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और कैल्क में अगर कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो वो नंबर कहां पर अलाइन हो जाता है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या सेंटर। क्या होगा 24 का राइट आंसर। तो अगर किसी सेल में कुछ भी नंबर आप टाइप करते हैं तो वो नंबर आपका क्या होगा, राइट अलाइन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। बट अगर कोई अल्फाबेट लिखते हैं, किसी का नाम डालते हैं तो वो हमेशा फिर लेफ्ट अलाइन ही रहता है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, डाटा विश्लेषण में करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं या प्रेजेंटेशन की डिजाइन में करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन के डिजाइन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। पंच कार्ड का आविष्कार किया गया हरमन होलरिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरमन होलरिथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें किसका इस्तेमाल होता है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, BLSI, ULSI, ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, ULSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका इस्तेमाल 4th जनरेशन में हुआ, यानी कि 4th जनरेशन में किया गया। ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, तो माइक्रो प्रोसेसर भी 4th जनरेशन में आया। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ, 2nd जनरेशन में किया गया।
ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकेंड में किया गया और आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में किया गया। और फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो पांचों जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको बताना है पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किसके द्वारा होता है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या बाहरी संग्रहण डिवाइस। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? 28 में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल होता है पैरेलल पोर्ट। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट। गुड इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है। वो सिद्धांत क्या है कंप्यूटर का? वो सिद्धांत है गीको। अब गीको का पूरा नाम आपको बताना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट पर काम करता है। अगर आप गार्बेज इन करोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर की दृष्टि से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? और अंतिम प्रश्न है, सभी को करेक्ट करना है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से आपको बताना है क्या ये आपने सही किया। तो सभी को कोशिश करना है कि इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। काफी सिंपल सा प्रश्न है वैसे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन में दिया है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और मदरबोर्ड। तो इसमें पेरीफेरल कौन सा नहीं है? आप बोलेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। मदरबोर्ड आपका पेरीफेरल डिवाइस में शामिल नहीं है। बाकी माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर सभी कैसे हैं? सभी आपके पेरीफेरल डिवाइस हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और कल सुबह आपको मॉर्निंग में भी क्लास मिलने वाली है। सुबह मॉर्निंग की जो रिवीजन क्लास होगी उसका समय रहेगा 6:30 AM, यानी कि सुबह 6:30 बजे क्लास आपको मिलेगी। तो सुबह 6:30 बजे क्लास मिलेगी और शाम को आपको डेली 8:30 PM पर यानी कि 8:30 बजे आपको क्लास मिलेगी। ये दोनों क्लास आपको करना है SSC अक्टूबर एग्जाम के लिए। स्पेशली ये जो रिवीजन क्लास होने वाली है सभी को ज्वाइन करना ही करना है हर हालत में। क्लास का समय एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्लास आपकी होगी सुबह 6:30 बजे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।